फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस से। ये जो एडिटोरियल है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन जो लिया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए, उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उससे ज़्यादा और भी वर्क करने की आवश्यकता है। ये जो राइटर हैं SY कुरैशी, ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में देखो अभी एक केस फाइल हुआ था, एक पिटीशन फाइल हुई थी, उसको लेकर के पिटीशन में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सभी पार्टीज को जो रूल्स दिए थे, जो ऑर्डर पास किए थे कि आपको जब भी आप किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको उस कैंडिडेट के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं, अगर उनके ऊपर क्रिमिनल आरोप हैं तो उसके बारे में आपको अपनी लोकल न्यूज़पेपर में उसके बारे में, उन कैंडिडेट के बारे में छपवाना होगा। अब इसमें ये देखा गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी ये दिए गए थे, जो भी आदेश दिए गए थे, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ढंग से अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं किया। इसी को लेकर के अपेक्स कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्टीज़ के ऊपर कुछ चार्जेस लगाए, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, इनके ऊपर 1 लाख का उन्होंने फाइन ठोका। और इसके अलावा जो अदर पार्टीज हैं जैसे CPIM, नेशनलिस्ट कांग्रेस, इनके ऊपर 5 लाख का कंप्लीट फेलियर। इनको ये लगा कि इन पार्टीज ने तो कंप्लीट फेलियर, ये जो अदर पार्टीज हैं इन्होंने थोड़े तो ऑर्डर्स को फॉलो किए थे, ये जो अदर पार्टीज हैं इन्होंने तो बिल्कुल कंप्लीटली फेलियर दिखाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर के। अब देखो पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है वो समय के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी था। जैसे कि यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं कि 2004 में 128, 2009 में 162, 2014 में 187 और प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा है उसमें 233 ऐसे MP हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगे हुए हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से सामने आई हैं। अब ये करंट जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी उन्होंने ऑर्डर दिए कि इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा ऐप बनवाना चाहिए, उस ऐप में सारी की सारी जानकारी हो कैंडिडेट्स को लेकर के, ताकि जो भी इलेक्टर वोटर्स हैं उनको अपने कैंडिडेट के बारे में हर जो भी इंक्वायरी है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी उनको पता चल जाए। ओके, एक ऐप होना चाहिए। इसके अलावा इस तरीके से जो भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी उनको मानने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मॉनिटर भी करना चाहिए और उसके लिए एक सेपरेट सेल तैयार करवाई जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो हैं। और अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समय के साथ में हमेशा से क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए वर्क किया है। हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ गाइडलाइंस दी गई, कुछ रिकमेंडेशन दी गई उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा नहीं माना गया। अगर उनको ढंग से माना जाता तो ये जो प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइम में वो और ज़्यादा उसको सोल्व किया जा सकता था। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के ये बोला जाता है कि जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है ना, उसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स में एक बात ये है कि हमारे इंडिया में ये बोला जाता है कि उसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है जिनमें विनिंग एबिलिटी हो, मतलब जिसमें जीतने की योग्यता हो, उसी के ऊपर गेम खेला जाता है पार्टीज के द्वारा। अब ये तो गलत बात है ना कि जिसमें विनिंग एबिलिटी है मतलब उसके ऊपर कुछ चार्जेस भी हैं, क्रिमिनल चार्जेस, फिर भी आपको विनिंग एबिलिटी दिख रही है और आप उसको कहाँ भेज रहे हो, लोगों के द्वारा चुन करके लोगों के लिए ही कानून बनाने के लिए भेज रहे हो और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो वो पर्सन एक बेस्ट कैंडिडेट कैसे हो सकता है? इसका SY कुरैशी ने इस तरीके से इसको काउंटर करने की कोशिश की है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि KV विश्वनाथन ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के कुछ गाइडलाइंस दी थी, कुछ सजेशंस दिए थे। उन्होंने ये बोला था कि आप 16A जो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर का जो 16A है उस क्लोज को यूज करके आप अपनी अथॉरिटी का यूज कर सकते हो और जिससे जो पॉलिटिकल पार्टीज को बार्ड कर सकते हो इस तरीके के कैंडिडेट्स को चुनने से। मतलब ये इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका कभी यूज नहीं किया है। ओके, दूसरी बात बोली जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि एक तो विनिंग एबिलिटी होती है उसके आधार पर, और दूसरा बोला जाता है हमारे इंडिया में कि जब तक किसी पर्सन के ऊपर, ये इंडियन लॉ की एक मैगजीम है
और उसके द्वारा समराइज किया गया है कि जब तक किसी पर्सन के ऊपर जो भी चार्जेस हैं अगर वो प्रूव ना हो जाए, ओके, तब तक वो इनोसेंट हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये एसवाई कुरैशी ने यहाँ पर ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इसको काउंटर किया है। उनका काउंटर करने का कारण ये है कि प्रेजेंट टाइम में दिसंबर 2019 तक के उन्होंने डाटा उठाए हैं। हमारे इंडिया की जो जेल हैं उनमें 4.78 लाख प्रिजनर्स हैं, जिनमें से 3.30 लाख जो हैं वो अंडर ट्रायल है, मतलब उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो अभी प्रूव नहीं हुए हैं। अब देखो कोई जेल में जाता है तो उसके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड राइट टू डिग्निटी, ये सब कुछ कंप्लीटली उनको कब्ड कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का राइट हुआ, ये कहाँ का लॉ हुआ कि एक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ करके ऐसी जगह पर जाकर बैठ रहा है जहाँ पर लोगों के लिए वो लॉ बनाने का काम करेगा। मतलब लेजिस्लेटर का रोल प्ले करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जा रहा है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और सेम वही पर्सन है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको जेल में बंद कर रखा है और उनके सारे राइट छीन लिए गए हैं। तो एसवाई कुरैशी बोलते हैं कि ये तो राइट टू इक्वलिटी नहीं है, ये तो आर्टिकल 14 का कंप्लीटली वायलेशन है। इस तरीके से तो आप जो बोलते हो कि हम फंडामेंटल राइट्स को सेव कर रहे हैं और सभी को कंप्लीटली इक्वलिटी का रोल प्ले करवा रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। बार बार उन्होंने एसवाई कुरैशी ने यही बात बोली कि आपको क्या करना चाहिए। एसवाई कुरैशी बोलते हैं कि जब भी कहीं पर जजेस और जुडिशरी से रिलेटेड इकट्ठे लोग होते हैं तो मैं उनके यही बोलता हूँ कि ये राइट टू इक्वलिटी कहाँ हुआ। आप उन लोगों को भी सारे के सारे राइट्स दीजिए, ठीक है भाई, वो भी तो इनोसेंट है, उनके ऊपर भी तो अभी चार्जेस क्लियर नहीं हुए ना, तो उनको भी तो दीजिए ना राइट। ऐसे लोग जो जेल में बंद हैं उनको तो देखो राइट, जो वोट देने का जो राइट है वो भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर एक मैन के ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी गई मर्डर के लिए, वो तो जेल से, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर मर्डर के लिए चार्जशीट फाइल है वो जेल से ही चुनाव लड़ रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो वोट भी नहीं दे सकता, तो ये कहाँ से इक्वलिटी हुई। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने देखो प्रेजेंट टाइम की जो पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट कुछ सेफगार्ड्स करने की कोशिश की है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रूल्स है ना उसके बारे में बताया गया है कि ऐसा कोई पर्सन जो 5 साल से जेल के अंदर बंद है या फिर, ठीक है, तो उसको कंसिडर किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा अगर प्रेजेंट टाइम में मान लो चुनाव लड़ रहा है और 6 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई चार्जेस पास हुए हैं, तो इसके लिए ये भी बोला गया है कि देखो जो भी प्रेजेंट टाइम में लोगों के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं ना, मान लो कोई कैंडिडेट है और उसको चुनाव लड़ना है तो कुछ फॉल्स चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। तो इसके आधार पर क्या किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, पहले भी बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए जिसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन हो सके उनके ऊपर। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, और अगर उसमें डिसीजन नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट टाइम में बोला है कि अगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस को लेकर के करना है तो जो उनसे रिलेटेड हाई कोर्ट है वहाँ के जजेस उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो यही इक्वलिटी की बात इस आर्टिकल में की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्डर दिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए, उससे ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट को। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यह देखिए, सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं ना उनको लेकर के हैं। अभी पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि पिछले 5 साल में सैनिटेशन वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का वर्क करते हैं, उनकी कोई भी डेथ नहीं हुई है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पेंडेमिक के दौरान भी अगर हम बात करें ना तो बहुत सारे लोगों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग का वर्क करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। पिछले 50 साल में अगर हम बात करो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सैनिटेशन वर्कर्स इंडिया में ऐसे हैं जिनकी डेथ को काउंट ही नहीं किया गया कि वो एक सैनिटेशन वर्कर्स के रूप में वर्क करते हुए उनकी डेथ हुई है। पेंडेमिक की सेकेंड वेव के दौरान भी बहुत सारी ऐसी डेथ हुई हैं जो सैनिटेशन वर्क के रूप में काम करते हुए उनकी डेथ हुई। जैसे कि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो डेड बॉडीज़ मिली थी उनको सैनिटेशन वर्कर्स ने गंगा नदी के बैंक के ऊपर जो सैनिटेशन में जो डेड बॉडीज़ मिली थी उनको इन सैनिटेशन वर्कर्स के द्वारा ही उठाया गया था। और देखो ये जगह बक्सर, बलिया, कन्नौज, इलाहाबाद, उन्नाव, इन जगह पर आपको भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में बार बार ये आई थी और इनको जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन्हीं के द्वारा इनको उठाया गया था। ओके,
लास्ट 5 साल की अगर हम बात करें तो 9,730 जो पीपल हैं वो मल्टीपल क्रॉनिक कंडीशंस इमेंटिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट इन द डिह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कंजिंग एंड क्लीजिंग इन सैनिटरी लैट्रिन्स, इनको क्लियर करते हुए इतने लोगों की डेथ हो गई। इसमें से जो 600 से ज़्यादा जो लोग हैं वो हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवियर एंड सेप्टिक टैंक्स के करते हुए उनकी डेथ हो गई विद अराउंड 18 to 20% अनरिपोर्टेड केसेज इन बोथ दियर कैटेगरीज। मतलब ये तो वो केसेज हैं जो सामने आए हैं। 18 से 20% तो ऐसे केसेज भी हैं जिनका पता ही नहीं चलता, डेथ भी हो जाती है तो उसको नॉर्मल डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये तो वो डाटा है, और पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि सैनिटेशन वर्क करते हुए किसी की डेथ ही नहीं हुई है। देखो, पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं, जब वहाँ पे इस तरीके के डाटा रखे जाएंगे तो ये जो कम्युनिटी है, सैनिटेशन वर्कर्स की जो कम्युनिटी है, उनको आप सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करोगे जब उनके लिए डाटा ये रख दिया कि ऐसे तो कोई लोग ही नहीं है, किसी की डेथ ही नहीं हुई। ओके, इस आर्टिकल में ये बात बोली जाती है कि सबसे पहली बात तो जो सैनिटेशन वर्कर्स को लेकर के 2013 में जो एक्ट आया ना, उसमें उनकी जो डेफिनेशन है उसको लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन किसी टूल को साथ में लेकर के वर्क करता है तो वो सैनिटेशन वर्कर्स की डेफिनेशन में नहीं आता है। देखो, पहले तो गवर्नमेंट ही उनको मानने से इनकार कर रही है, पहले तो गवर्नमेंट ही उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती। दूसरी बात ये है कि जो सैनिटेशन वर्कर्स अगर अपने लेवल पर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करे, गवर्नमेंट उनका नाम लिखे कि वो सैनिटेशन वर्कर्स करते हैं, सैनिटेशन का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। ये मेजर इशू है जिसकी वजह से ही ये जो वर्कर्स की डेथ होती है ना, उसको लेकर के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको लेकर के उसको रिकॉग्निशन ही नहीं है तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। और जब गवर्नमेंट में इस तरीके के कोई डाटा ही नहीं जाएंगे ना, क्योंकि मान लो कहीं डेथ हो रही है, गवर्नमेंट का कोई वर्क करते हुए डेथ हुई, तो वो लोग क्या बोलते हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बोलते हैं कि तो प्राइवेट वर्कर्स थे, इनको तो उठाया गया था, नॉर्मल काम के लिए रखा गया था। मतलब गवर्नमेंट उनको रिकमेंडेड ही नहीं करती कि ये सैनिटेशन वर्कर्स हैं और इतने हजार्डस एरिया में काम करते हुए इनकी डेथ हो गई है। तो देखो, जब तक इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तब तक इसी तरीके के डाटा रखे जाएंगे, और जब तक इसी तरीके के डाटा रखे जाएंगे तब तक इसी तरीके से उनको जब तक काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रॉब्लम सेम तरीके से बनी रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर फिनलैंड से रिलेटेड है। सर्दर्न फिनलैंड में 1968 में एक ग्रेव 100 ईयर ओल्ड ग्रेव ढूंढी जाती है, और वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति का, देखो शुरुआत में जब जानकारी हासिल की जाती है तो एक व्यक्ति के बारे में बोला जाता है कि एक व्यक्ति शायद वो योद्धा था और उसको अच्छे से सजा धजा के इसमें लिटाया जाता है। बाद में बोला जाता है कि नहीं नहीं, ये तो वीमेन थी, और सजा धजा के मतलब उस टाइम में, उस समय में जो वीमेन थी वो भी एक वॉरियर के रूप में पार्टिसिपेट करती थी। तो इससे क्या समझ में आता है कि देखो वीमेन का कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट था उस समय, और इस बात को तो अडॉप्ट करना चाहिए प्रेजेंट टाइम में भी। ओके, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में एक नई यहाँ पर रिसर्च हुई है और उसमें माना गया कि जो पर्सन यहाँ पर था, जो यहाँ पर लेटा हुआ था, जिसकी ये ग्रेव थी, उसको क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम था। अब एक क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, एक पर्सन जिसमें XXY क्रोमोजोम हो, मतलब XX या XY क्रोमोजोम की जगह पर एक क्रोमोजोम ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं ना वो 46 होते हैं, लेकिन उसमें 47 क्रोमोजोम होते हैं। ओके, तो ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम इसको बोला जाता है। तो ये जो टर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से इसको लेकर के देखो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टर्म है इसके बारे में आप रिसर्च करोगे, और जो भी बेसिक फैक्ट्स है उनको आप अपने जो भी नोटबुक है जिनमें आप करंट अफेयर्स को लेकर के अपने नोट्स बनाते होंगे ना, उनमें आपको लिखना है इसके बारे में। ओके, तो ये तो हुए इंडियन एक्सप्रेस के इंपोर्टेंट एडिटोरियल। अब हम द हिंदू के इंपोर्टेंट एडिटोरियल देख लेते हैं। द हिंदू का जो फर्स्ट इंपोर्टेंट एडिटोरियल है वो पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी है उसको लेकर के है। अभी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कंप्लीट हुआ, ये 4th ऐसा सेशन है जो अपने समय से पहले कंप्लीट हुआ। 13 अगस्त को आज के दिन ये कंप्लीट होने वाला था, लेकिन 11 अगस्त को इसको खत्म कर दिया गया। अगर हम इसकी बात करें प्रेजेंट टाइम में,
देखो अगर ये रेगुलर चलता और इसमें तरीके से बात होती, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकता था। हालांकि 2020 का जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, उसको तो कैंसिल ही कर दिया गया था कोविड की वजह से। तो बहुत सारे पॉइंट्स पे इस पे डिस्कशन हो सकता था, जैसे कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेटजी, चाइनीज इंकर्जन इनटू लद्दाख, इकोनॉमिक सिचुएशन, राइजिंग प्राइजेस ऑफ मैनी एसेंशियल आइटम्स एंड फार्मर्स प्रॉब्लम्स, टू नेम ए फ्यू, एंड ऑफ कोर्स द न्यूज ऑफ स्नूपिंग। ये प्रेजेंट टाइम में जो पेगासस स्पाईवेयर जो चल रहा है ना, इसको लेकर के, मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। ये जो पार्लियामेंट है ना, उसने बहुत मुश्किल से कम काम किया है। दोनों के दोनों हाउसेज में जो गवर्नमेंट की अगर आप एफिकेसी की देखोगे तो लोकसभा में 19%, मतलब इसका ओरिजिनली शेड्यूल जो टाइम था उससे सिर्फ 19% लोकसभा ने काम किया, राज्यसभा ने सिर्फ 26% काम किया। ये आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट को जिस वर्क के लिए बनाया गया था उस वर्क के लिए पार्लियामेंट काम ही नहीं कर रही है। ओके, गवर्नमेंट ने 20 बिल्स पुश किए, 20 बिल्स इसमें रखे, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं विदाउट डिस्कशन पास हो गए। मतलब जो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट में बिल पास करवाने के लिए, वो फॉलो किया ही नहीं किया गया। यहाँ पर जो प्रोसीजर अपनाया गया ना, वो तो स्टेट असेंबली में अपनाया जाता है। स्टेट असेंबली में इसी तरीके से जल्दबाजी में बिल पास करवा दिए जाते हैं। अब इसमें से टोटल 20 बिल पुश किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 18 बिल्स जो हैं वो लोकसभा में पास किए गए और सिर्फ उनमें से एक के ऊपर डिस्कशन किया गया 15 मिनट का। ओनली वंस आर डिस्कशन ओवर 15 मिनट्स। राज्यसभा में क्रॉस्ड दिस लो बार फॉर मोस्ट बिल्स। ओनली 2 बिल्स वर डिस्कस्ड फॉर ओवर एन आवर। 1 घंटे के लिए 2 बिल के ऊपर डिस्कशन किया गया। इन बिल में से जो 15 बिल थे उनको लोकसभा के किसी भी मेंबर ने उसके ऊपर कुछ बोला ही नहीं। मतलब बिल रखा गया, सिर्फ जिन मिनिस्टर ने उसको इनिशिएट किया, इंट्रोड्यूस किया, उसी ने उसके बारे में बोला और वो बिल पास करवा दिया गया। प्रत्येक जो बिल है ना, वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट, मतलब जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर था उसने एक शॉर्ट स्टेटमेंट दिया और उसके बाद में बिल पास हो गया। ये देखो प्रोसीजर बताया जा रहा है कि किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो अपने प्रोसीजर को डिटेरियोरेट करने की कोशिश कर रही है। ओके, लोकसभा में एक बिल ऐसा आया, शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल। इसमें डिस्कशन हुआ 10 मिनट्स का, जिसमें से 7 मेंबर्स ने बोला। आप टाइम देखना, 10 मिनट्स का डिस्कशन होता है, 7 मेंबर बोलते हैं, 2 मिनिस्टर इसमें इंटरवेन भी करते हैं और 1 मिनिस्टर रिप्लाई भी करता है। देखो 10 मिनट में सारा डिस्कशन हो जाता है और बिल पास हो जाता है। प्रत्येक जो बिल है वो जो इस सीजन में इंट्रोड्यूस किया गया उसको इसी सीजन में पास करवा लिया गया। इसका मतलब ये है कि मेंबर्स के द्वारा जो भी स्क्रूटनी है टाइम की उसको फॉलो ही नहीं किया गया। ओके, इस तरीके का बिहेवियर तो स्टेट असेंबली में देखने को मिलता है। 19 असेंबलीज में 91% जो टोटल बिल्स हैं वो इसी तरीके से 5 दिन के इंट्रोडक्शन के तहत इसी तरीके से स्टेट असेंबली में पास करवा ली गई और सेम जो डेवलपमेंट है वो पार्लियामेंट में आ रहा है। 15 लोकसभा 2009 से 2014 में जो हुई उसमें 18% जो बिल हैं वो सेम सीजन में पास करवा ली गई, सेम सेशन में, और 16 लोकसभा में 33 और प्रेजेंट टाइम में देखो बिल्कुल डबल। करंट पार्लियामेंट में तो 70% जो बिल है ना वो सेम सेशन में पास करवा ली गई, कोई स्क्रूटनी फॉलो नहीं की गई। बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। उससे क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी जिस चीज़ से रिलेटेड बिल होता है उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनसे उन बिल के इम्प्लीकेशन को समझने की कोशिश करती है कमेटीज़। और फिर समय के साथ में अगर उनको लगता है कि कुछ और ज़्यादा रिकमेंडेशन देनी चाहिए तो वो उसमें रिकमेंडेशन देती है। जैसे कि पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया और इसके अलावा मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल आया था। इसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी और जो रिकमेंडेशन थी वो बहुत शानदार थी। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि 15 लोकसभा में 71% से 16 में 27 और जो करंट प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट चल रही है उसमें 12%। मतलब सिर्फ इतने बिल भेजे जा रहे हैं किसके पास में, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में। अब देखो राज्यसभा में एक अमेंडमेंट होता है और उस अमेंडमेंट में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को अमेंड किया जाता है। इसमें एक मोशन पास करवाया जाता है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है 79 वोट्स टू 44। मतलब उस टाइम प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, 232 मेंबर्स। ओके,
ये चीज़ें क्या दिखाता है कि वोटिंग के दौरान मतलब इतने लोग मौजूद थे, लेकिन वोटिंग की इतने लोगों ने, मतलब जितने मौजूद थे उसमें से बहुत कम लोगों ने वोटिंग की। वोटिंग के दौरान वो लोग मौजूद थे। इससे क्या लगता है कि आप लेजिस्लेटर, एज ए लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में आ रहे हो, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो। तो इससे तो प्रॉब्लम देखो क्रिएट होगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, क्योंकि अगर बिल्स को ढंग से पास नहीं करवाया गया तो उसका जो विरोध है वो समय के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब कुछ बिल्स जो इस समय पार्लियामेंट में पास किए गए उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला जो बिल है 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओबीसी लिस्ट को लेकर के। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके बारे में प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा। तो उसी को नलीफाई करने के लिए ये नया बिल लाया गया, और उसमें स्टेट्स को जो पावर है कि वो अपने यहाँ पर ओबीसी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, वो दोबारा उनको पावर दी गई। नेक्स्ट जो बिल आया वो आया, देखो यहाँ देखिए, हाँ, इनकम टैक्स एक्ट को लेकर के रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसको नलीफाई करने की कोशिश की गई है इसमें। और नेक्स्ट जो बिल आया वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस, मतलब बैंक में अगर आप पैसा जमा करवाते हो और वो बैंक डूब जाता है तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि आपको 5 लाख रुपए तो मिनिमम मिलेंगे। मान लो आपने 50 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं तो 5 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके लिए टाइमलाइन भी डिसाइड कर दिया कि 90 डेज में वो रुपए आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो बिल आया वो रिलेटेड आया इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, मतलब इसमें गवर्नमेंट जो भी अपना स्टेक होल्डर है उसको 51% से नीचे ला सकती है। नेक्स्ट आया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। इसमें क्या किया गया, पहले जब ऑर्डिनेंस पास किया गया था तब सुप्रीम कोर्ट में इसमें कुछ 2 चेंज किए थे। पहले तो जो भी इसके मेंबर्स हैं उनका टेन्योर उसको लेकर के, और जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको लेकर के इसमें चेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 4 साल का जो टेन्योर था उसको 5 साल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और 50 साल जुडिशियल मेंबर्स की 50 साल मिनिमम एज रखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लॉयर्स जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो बिल प्रस्तुत किया गया ना उसमें जो ऑर्डिनेंस के समय में जो बेसिक रखे गए थे वो भी इसी समय उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, अब देखो ये चीज़ें क्या बताती हैं, ये चीज़ें ये बताती हैं कि किसी भी पॉलिसी इशू के ऊपर लोकसभा में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। कोविड के लेकर के कोई मैनेजमेंट को लेकर के डिस्कशन नहीं हुआ। बिना कोई डिस्कशन के 23,675 रुपये ग्रांट्स के रूप में, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में पास कर दिए गए। इस चीज़ से क्या लगता है कि जो भी हमारा कोर्स है, जो भी ये रास्ता है उसको हमें चेंज करने की आवश्यकता है। थोड़े ही समय में हम अपनी पार्लियामेंट के नेक्स्ट ईयर में 70 एनिवर्सरी कंप्लीट करेंगे, 70वीं सालगिरह बनाएंगे। पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग भी बन रही है, और जब नई बिल्डिंग बनेगी तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े भाषण देंगे, और पार्लियामेंट ये काम करेगा वो काम करेगा, लेकिन वो सारी जो बातें होंगी सिर्फ वो खाली शब्द होंगे। जब तक उन बातों में अगर आप क्रिएटिविटी, अपने जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस काम के लिए वो बिल्डिंग बनाई जानी है वो काम वहाँ पर अच्छे से होना चाहिए, तभी जा कर के उस नई बिल्डिंग बनाने का भी एक नया मतलब जो आधारशिला, जो फाउंडेशन जिसके लिए वो बिल्डिंग बनाई जा रही है, तभी वो वैलिड पॉइंट आएगा कि हाँ नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। और उसका मेन कारण ये है कि एमपीज़ की जो संख्या है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिलिमिटेशन प्रोग्राम होगा, जो हमारी बाउंड्रीज हैं उनमें नई संख्या मतलब नई जो सीटें हैं उनको आवंटित किया जाएगा, और उसके आधार पर एमपी की जब संख्या बढ़ेगी तो एमपी की संख्या बढ़े चाहे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन जो बेसिक्स है उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है लैंड स्लिप को लेकर के। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर आप देखोगे अभी भी वहाँ का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लैंड स्लिप हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब देखो ये जो प्रॉब्लम हुई वो नेशनल हाईवे 5 के ऊपर हुई। अगर हम नॉर्मली बात करें तो देखो जो हिमालयन रीजन है वो एक यंग माउंटेन रेंज है। अब यंग माउंटेन रेंज है मतलब प्रेजेंट टाइम में वो अभी तक ढंग से स्टेबल भी नहीं हो पाया है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, डैम बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए यहाँ पर ब्लास्ट किए जाते हैं, तोड़ा जा रहा है पहाड़ों को, जिसकी वजह से उसकी फ्रेजिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये प्रॉब्लम समय के साथ में और ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हजार्ड जो नेशन मैप ने ऑफ इंडिया ने मार्क किया था कि इस स्टेट का 70% जो पार्ट है वो हाई रिस्क के अंडर आता है, 14% जो पार्ट है वो सीवियर टू वेरी हाई रिस्क आता है, और यहाँ पर अर्थक्वेक को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो 32% जो एरिया है ना इस स्टेट का वो सिस्मिसिटी के डैमेज, हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है। अब तो ये प्रॉब्लम है जो देखने को मिल रही है वो समय के साथ में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हम देख रहे हैं कि फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर कुछ नया कंस्ट्रक्शन करते हो तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप रॉक ब्लास्ट करते हो, ट्री को काटते हो। इसके अलावा जो लार्ज स्पेसेज है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से जो माउंटेन्स हैं वो नीचे की तरफ खिसकते हैं। रोड्स जब आप बनाते हो तो जो स्लोप्स जो बन जाते हैं उसकी वजह से ये लैंडस्लिप का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहले एप्पल्स की एग्रीकल्चर हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पर जो अब एप्पल है वो इसका बेसिक फ्रूट रहा ही नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स की तरफ जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल, क्लाउड बस्ट एक्टिविटी, ये बहुत सारी एनवायरमेंटल लॉसेज की वजह से एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। अब इन सबको अगर मेंटेन करना है ना तो आपको हिमालयन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। अगर आप इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करते रहे तो ये जो प्रॉब्लम है वो सेम इसी तरीके से आपको होती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं वो समय के साथ में कम हो जाएंगी, बिल्कुल कम नहीं होंगी। इसी तरीके से जो फ्रेजिलिटी है वो इसी तरीके से इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन का जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आप इस एरिया को भी कवर करने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो और ज़्यादा बसावट की जाए, इस एरिया को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी हेल्प मिले, रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो। तो अगर आप इकोनॉमी की तरफ से देखोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से देखोगे, तो आप यहाँ पर मोर एंड मोर कंस्ट्रक्शन करवाओगे और मोर एंड मोर कंस्ट्रक्शन होंगे तो ये जो एरिया है वो डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो उसका आपको रिजल्ट कोजेज देखने को मिलेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।